अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ई सबक। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एनी ट्यूटोरियल। तो गाइस, हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे एक रिवीजन सीरीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और ये अगर हम देखें तो CBSE क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 12 है, ये मोस्टली वही है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट बना दिया जिसमें हमने बेसिक करंट का डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपल में बोला था, हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था। उसमें हमने चार्ज का कंसेप्ट पढ़ा था, हमने उसके यूनिट्स पढ़े थे, एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, आपने वो अच्छी तरह से देखोगा। आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला, आज हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे कॉलम्स लॉ को। ठीक है, कॉलम्स लॉ क्या होता है इसके डिटेल में देखेंगे और इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी जो भी सीरीज कंटिन्यूएशन में आएगी आपको पता चलता रहेगा, उसको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉलम्स लॉ को। देखो, कॉलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, देखो ये लॉ किसकी तरह मिलता जुलता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या 9th क्लास में जब आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपनी अच्छी तरह से 9th क्लास में कवर किया होगा, तो ये भी डायरेक्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। वो क्या होता है देखना, थोड़ा सा मैं बोलूंगा 90% सिमिलरिटीज और 10% यहाँ पे डिसिमिलरिटीज हैं, तो वो मैं बताऊंगा क्या होती है यहाँ पे सिमिलरिटीज, क्या डिसिमिलरिटीज हैं। मैं थोड़ा सा आपको 9th पे लेके चलता हूँ, 9th में क्या हमने पढ़ा था। ओके, यहाँ पे एक मैं व्हाइट पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास व्हाइट पेज। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्स या यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसे कहते हैं। इसमें हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने कहा था अगर यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज है, सपोज एक बॉडी है इसका मास m1 है, एक और बॉडी है उसका मास m2 है। ठीक है, और ये दो बॉडीज आपस को एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इतना क्लियर है ना, ये दो बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्शन क्यों होगी, बिकॉज ऑफ देयर मासेस। इसका मास है, इसका मास है। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मिसाल के तौर पर यहां से लेकर यहां तक, इसके सेंटर तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम d से डिनोट करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, अगर कम डिस्टेंस होगा तो जो फोर्स आएगा वो ज्यादा होगी, मिनिमम डिस्टेंस से फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, अगर मैक्स डिस्टेंस की बात करें, तो इनमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बिल्कुल कम होगी। तो ये कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉलम्स लॉ को देखें तो ये चार्ज की बात करता है। ये क्या कहता है, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है ना, दो चार्जेस हैं, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, ऑन द मैग्नीट्यूड टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वजह से एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। अगर प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर माइनस माइनस होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इतना हो गया क्लियर। हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज है, सपोज एक माइनस चार्ज है। ठीक है, हमने एक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, मैग्नेटिक फील्ड हमने उसके अंदर रखा। ठीक है, अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनकी अट्रैक्शन किस पे बेस्ड है, यही तो बोलता है ना। वो कहता है कि इनका जो चार्ज का प्रोडक्ट होगा ना, उस पे इनकी अट्रैक्शन बेस्ड है। और अगर हम इनका डिस्टेंस देखें तो वो इंपॉर्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन आप उसको भी अच्छी तरह से देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, मैंने लिख के लाया है इसको, कॉलम्स लॉ। ठीक है ना, अब क्या होता है कि इस बंदे ने चार्ज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस की थी, तो इसलिए हम ये अपना लॉ भी दिया है इसने। इट स्टेट दैट द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। याद रखना, अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। वो जो 10% डिफरेंस था ना इसमें और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वो ये था कि ग्रेविटेशन ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है, दोनों यहाँ पे एक्सपीरियंस की जाती है, दोनों फोर्सेस यहाँ पे एक्सपीरियंस की जाती हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे या तो अट्रैक्ट होता है या तो रिपेल होता है, और ये फोर्स की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर उनमें ज्यादा डिस्टेंस होगा तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगी, अगर उनमें कम डिस्टेंस होता है तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा होगी। इतना आगे ना डिस्टेंस। एक मैं क्या समझ लेता हूँ, आपको आसान सी एक और मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। हमारे पास एक मैग्नेट यहाँ पे है, ठीक है, एक मैग्नेट यहाँ पे है और एक मैग्नेट यहाँ पे है। ठीक है, आपको पता है हमारे जो मैग्नेट होते हैं उनमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। सपोज ये है नॉर्थ पोल और ये भी है नॉर्थ पोल। ये अगर हम बात करें तो ये है साउथ पोल और ये भी है साउथ पोल। ठीक है,
अगर हम नॉर्थ पोल को और नॉर्थ पोल को, ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है साउथ पोल, ये बेसिक आपको सब पता है। अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के करीब लाएंगे तो अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे इतना नहीं, सॉरी, यहाँ पे रिपल्शन होगी, क्योंकि सेम पोल्स हैं। अगर सेम पोल एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहाँ पे रिपल्शन होगी भाई, याद रखना, यहाँ पे रिपल्शन होगी। जितना करीब लाओगे इतना रिपल्शन होगी, मतलब जितना डिस्टेंस कम करोगे, यहाँ पे बात किसकी है भाई, जितना आप डिस्टेंस यहाँ पे कम करेंगे इतनी ज्यादा रिपल्शन होगी। सपोज अगर आप यहाँ पे इसको पीछे ले जाओ, यहाँ पे इसको पीछे ले जाओ, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ फेस है, ये मैग्नेट ओवरऑल पूरा बना देता हूं मैं यहाँ पे। इनमें फोर्स तो होगी बट जो फोर्स होगी थोड़ा सा वीक होगी। आई होप इतना क्लियर होगा, अच्छी तरह से इतना क्लियर होगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, साइड चेंज कर देता हूँ। हमारे पास ये मैग्नेट है, एक और मैग्नेट यहाँ पे है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ, ये है इस बार नॉर्थ, ये है साउथ, और ये है नॉर्थ, और ये क्या है साउथ। आगे समझ। अब देखो नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल है ना, अब ये एक दूसरे के अंदर क्या करेंगे, अट्रैक्शन यहाँ पे लगाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्शन लगाएंगे। सिमिलरली चार्जेस में भी यही होता है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि चार्ज बिल्कुल यही होती है। अगर प्लस और माइनस चार्ज आएगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर इसका उल्टा आएगा, प्लस और प्लस चार्ज आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक साउथ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, ठीक है ना। और रिपेल्शन और जो अट्रैक्शन होती है ये डिपेंड करेगा बीच में डिस्टेंस कितना है। मैग्नेट आप पता है ना, आप जितने करीब मैग्नेट को लाते हो उतनी फोर्स ज्यादा हो जाती है, इसमें चिपक जाते हैं एक दो जोर से ना एक दूसरे से, और जितना दूर लेके जाते हो उनमें फोर्स वीक हो जाती है, और वो कुछ वक्त के बाद तो वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनकी फोर्स रहती नहीं। तो ये था ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कूलम्ब। कूलम्ब क्या कहता है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इट स्टेट दैट द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे ईच अदर को विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई चार्ज प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस मिलेंगी तो वो अट्रैक्ट करेंगी, प्लस प्लस मिलेंगी तो वो रिपेल करेंगी, माइनस माइनस मिलेंगी तो वो रिपेल करेंगी। और ये जो फोर्स होगा इसकी स्ट्रेंथ मैटर करेगी उनके डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा हो तो फोर्स कम होगी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है ना। इसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, सपोज ये क्यू है, प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। इसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, उसको F1 से डिनोट करते हैं, और इसकी वजह से इसके ऊपर भी एक फोर्स आएगा, उसको F2 से डिनोट करते हैं। या चार्ज इसकी वजह से जो आएगी इसके ऊपर इफेक्ट करेगी सिंपल, और इसकी वजह से जो फोर्स आएगी इसके ऊपर आएगी। इनके बीच में एक डिस्टेंस होगा, देख सकते हैं आप डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स किस पे डिपेंड है, Q1 Q2 इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड है। यहाँ पे नहीं, इससे पहले यहाँ पे आप इसको समझ लेते हैं, यहाँ से सीधा ये आता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आपको पता है जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सपोज अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होगी। ए इनका इनवर्स रिलेशन होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। हमने क्या देखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने फिलहाल पाया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, नहीं Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स के बराबर होती है। बट इक्वलिटी को मोस्टली क्या करते हैं, ये इक्वलिटी यहाँ पे लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज करके इक्वलिटी का साइन लगाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, F इक्वल टू Q टाइम K टाइम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब K की वैल्यू किसके बराबर आई भाई, याद रखना, K होता है 9 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये याद रखना किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इनकी वैल्यू आ जाती है। आई होप इतना क्लियर होगा। के बराबर होता है 9 इंटू 10 रेज़ पावर प्लस 9 है, याद रखना, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। के बराबर होता है 9 इंटू 10 रेज़ पावर प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये 9 का इसका फार्मूला, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई म्यू नॉट। यहाँ पे आपको मिलेगा, ऊपर मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी, 1/4 पाई म्यू नॉट, और ये इसके भी बराबर होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा, आप उस पर फोकस करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन सिंपल से, आप अच्छी तरह से सुनेंगे इसको। हमारे पास अगर एक कूलम्ब चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज अगर हमारे पास है, तो आप बताएंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। एक कूलम्ब चार्ज अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रही है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। याद रखना 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बस इतना हमें याद रखना पड़ेगा। अब हमें पता है जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, हमें पता है चार्ज होता है
एन ई के बराबर है। इतना क्लियर होगा। अब हमें एक तो ये पता, पहले आपको मैं बता देता हूँ, हमारे पास चार्ज यहाँ पे है 1 कूलम्ब है, ठीक है, 1 कूलम्ब है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आपको तो इतना पता है, इतनी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव होती है। ओवरऑल यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू होती है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला किसके बराबर है, क्या वो किसके बराबर है, एन ई के बराबर है। या हम यहाँ से निकाल सकते हैं एन किसके बराबर है, क्या बाई ई। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर दिया, ये है ना, क्या बराबर है, एन बाई ई के बराबर। ओके, मैं यहाँ पे मिटाऊंगा। देखो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से काफी दिक्कत आ रही है लिखने में, बट हाँ आप पॉइंट याद रखना कि हम कहाँ पे थे। हमें एन निकालना है, चार्ज वैल्यू पुट करना है और ई वैल्यू पुट करना है। देख लेता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मार्कर को छोटा कर दूंगा एंड कोशिश करेंगे यहाँ पे मिटाने की। हमारे पास एन किसके बराबर है, देखो ऊपर था हमारे पास क्या, नीचे था हमारे पास ई। क्या की वैल्यू हमने देखा 1 कॉलम है और ई की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको मतलब ये जो है ना, ये पॉइंट इसको मैं किस में लेके जाऊंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा फ्रैक्शन में लेके जाऊंगा। तो मैं करूंगा 1/16 एंड देखो जब इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं नीचे 10 लिखूंगा, ठीक है, इतना हो गया। और इसको मैं क्या करूंगा, ये जो है ना 10⁻⁻19 इसको मैं ऊपर लाऊंगा, मतलब नोमिनेटर में लाऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा 10⁻+19। इतना आई होप क्लियर होगा। देखो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसको 1 से बढ़िया हमारा बनेगा यहाँ पे 10/16 × 10⁻+19 कॉलम, सॉरी ये क्या है +19 कॉलम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19 कॉलम। इतना क्लियर हो गया, अच्छी तरह से क्लियर। अब क्या हो सकता है, देखो हम दोनों इनको फ्रैक्शन किस तरह करेंगे, अगर मैं यहां से एक 0 काट कर यहां पे लगा दूं चलेगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, अच्छी तरह से याद रखना, पहले 10 था, नीचे 16 था एंड टू 10 रेज्ड पावर क्या था 19 को मैं 18 लिखूंगा और एक 0 यहां पे लिख दूंगा। इतना होगा क्लियर आपको। अच्छी तरह से काटोगे 4 से काटो, 4 4 16 एंड 4 25 100, इतना हो गया ना। 4 2 8 एंड 4 5 20, इतना हो गया। 4 1 4, 4 6 25 और बचा वहां पे 1, 4 2 8, बचा वहां पे 2, 4 5 10। तो हमने क्या देखा, n किसके बराबर आ जाता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम में कितने होते हैं, मतलब ये था एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको अच्छी तरह से नोटबुक पे उतार लीजिए और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्या कहना आपके एग्जाम में आ जाए। तो फिलहाल आज हमने क्या पढ़ा, कॉलम्स लॉ को पढ़ा अच्छी तरह से। आज हमने क्या पढ़ा, कॉलम्स लॉ पढ़ा और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया। तो कल हम इसके अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज पढ़ेंगे। हाँ, ये आपको इसकी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तभी शेयर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।